चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। और अपन देखते हैं। देखो, इस यूनिट में, यूनिट 4 में जो हम लोग बेसिकली रडार के लिए हम लोग एंटीना को देख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पैराबोलिक एंटीना देखा जो सबसे मोस्टली यूज होता है। पैराबोलिक एंटीना हर जगह पैराबोलिक एंटीना यूज होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, इसका नाम है फेज्ड एरे एंटीना, जो आपके सिलेबस में भी लिखा है फेज्ड एरे एंटीना। अगर आप लोग एंटीना एरेज वाला टॉपिक पढ़े होंगे तो शायद इससे रूबरू रखेंगे, अदरवाइज मेरे को याद नहीं, आपको पता नहीं है कि आपके सिलेबस में क्या था। बट आप लोग यहाँ पे शुरू से देखिए कि एंटीना एरे होता क्या है, तब अपन उसी का नाम फेज्ड एरे एंटीना है। तो इसमें आप लोगों को मैं पहले बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो फेज्ड एरे एंटीना है, ये बेसिकली दो या दो से अधिक एंटीना का एरे बना हुआ है। अलग अलग एंटीना का जब स्ट्रक्चर एक साथ आता है, एरे बनाते हैं, तब उसको अपन एरे ऑफ एंटीना, और उसको अपन हर एंटीना में देखिए, जैसे एक एंटीना ये हो गया, साथ में आप एक एंटीना ये बना दिए, फिर साथ में आप ये एंटीना बना दिए, ये एक एरे स्ट्रक्चर आपने बना दिया। और एरे स्ट्रक्चर में देखो, हर बार आप जब इसमें इनपुट देते हो, आपको पता है ना कि एंटीना क्या करता है, वी आई वेव्स को ईएम वेव्स में कन्वर्ट करता है। ये मैं आपको सबसे पहला दिन भी बताया था कि एक एंटीना बेसिकली क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। उसको ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज करंट वेव्स मिलती हैं, और वो उसको हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। यही एंटीना का बेसिक काम है। दूसरा काम, इधर से ईएम वेव आती है, उसको वीआई वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली आप यहाँ से करंट देने वाले हैं, और करंट देंगे तो यहाँ से ये रेडिएट करेगा। अलग अलग रेडिएशन पैटर्न बनेगा हर एंटीना का। हो सकता है कोई इधर बनाए, कोई उधर बनाए, हर एंटीना का अलग अलग, बेस्ड ऑन कि आप जो करंट यहाँ से दे रहे हैं उसका फेस कितना है। मतलब यहाँ पे हो सकता है अल्फा जो वेव्स आती है उसका लेट सपोज फेज कुछ है, 0 डिग्री है लेट सपोज। यहाँ पे आपने जो करंट दिया, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है इन दोनों बराबर हो मैग्नीट्यूड में, लेकिन फेस हो सकता है 60 डिग्री चेंज हो दोनों के फेस में। यहाँ पे आपने फिर मैग्नीट्यूड मान लो सेम किया, और फेस फिर 90 डिग्री कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन अलग अलग एंटीना को एक साथ एरे में लगाते हैं, तो हर एंटीना में जो फेस है वो अलग अलग होता है, या हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, आपकी मर्जी। लेकिन अगर अपन अलग अलग रखें तो इससे हमको एक फायदा होगा, और वो फायदा एक एंटीना के रूप में सामने आता है, जिसको अपन फेज्ड एरे एंटीना कहते हैं। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा एक मॉडल बनाऊंगा, वो मॉडल से अपन बड़े एंटीना की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले दो एलिमेंट आइसोट्रोपिक एरे बताता हूँ। जैसे कि देखिए, एक ये एंटीना है, लेट सपोज ये एक एंटीना है, और आप ये एक एंटीना है। ये दो एंटीना है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डी है। ठीक है, दोनों के बीच में दो एंटीना रखे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस डी है। अब आपको मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, क्योंकि देखिए ये कुछ ना कुछ रेडिएट कर रहे होंगे, ये दोनों एंटीना रेडिएट कर रहे होंगे। ये इसको अपन S1 मान लेते हैं, इसको अपन S2 मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लूं, कहीं दूर, बहुत दूर एक पॉइंट लेता हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे S1 का कितना इफेक्ट है और S2 का कितना इफेक्ट है, तो उसको जानने के लिए पहले मेरे को इन दोनों का डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि ये दूरी कितना है इन दोनों से। तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों आसपास है और ये बहुत दूर है, तो इन दोनों का एवरेज मैं ले लेता हूँ यहाँ कहीं बीचों बीच में, और इसको मैं यहाँ से ऐसे प्लॉट कर देता हूँ कि भैया इतना डिस्टेंस, ये एवरेज डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ये एंगल जो बना रहा होगा, लेट सपोज ये थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो अपन ले रहे हैं, ये इसको अपन आर मान लेते हैं। ये आर डिस्टेंस दूर है दोनों के एवरेज डिस्टेंस से, और थीटा एंगल बना रहा है इससे। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर मैं इसको बोलूं कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये महसूस कर रहा होगा, ये पॉइंट ईटी, वो क्या होगा, वो बेसिकली ये होगा कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा E1, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा E2, दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट महसूस कर रहा होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये ईटी ऐसा है कि
E1 को अगर मैं बोलूं कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है कि ई नॉट है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हूँ वो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हूँ, तो यहाँ पे ई नॉट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। और E2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली थोड़ा फेस चेंज करके दिया है, तो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो अपन लेट सपोज करते हैं कि के ई नॉट कर देते हैं, मतलब ई नॉट को अपन के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस चेंज कराने के लिए अपन ई टू द पावर जे साई कर देते हैं, जहां साई क्या है, फेस डिफरेंस है। तो अपन E2 को लिख सकते हैं के ई नॉट ई टू द पावर जे साई। तो आप लोगों ने ये देखा कि दो एंटीना को अभी अपन ले रहे हैं, दो डी डिस्टेंस अपार्ट है, और एक पॉइंट को ले रहे हैं जिसमें अपन ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या आता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और ये देखो, जब ये जो आर की वैल्यू अपन लिए हैं, ये आर अगर ये जो डी डिस्टेंस है इससे काफी 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 बड़ा है, इसको बोलते हैं फार जोन एनालिसिस। जब ये जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको अपन फार जोन एनालिसिस बोलते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ये देखते हैं कि देखिए, जो साई की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो साई है बेसिकली फेस डिफरेंस। दोनों के बीच में फेस डिफरेंस तो आप लोग सब समझते होंगे कि दोनों में ये ये एक फेस बना रहा है, ठीक है। अगर कोई सिग्नल आया, वो आपका मान लो यहां से चालू करने लगा, इन दोनों के बीच में ये फेस डिफरेंस आ गया बेसिकली। तो ये फेस डिफरेंस होता है बिटवीन द वेव्स, दो अलग अलग, आप क्योंकि दो एंटीना है, दो एंटीना में दो वेव्स आप वी आई वेव्स दोगे, वो उसको ट्रांसमिट करेगा, तो उसमें फेस डिफरेंस आना लाजमी है। तो फेस डिफरेंस बिटवीन द वेव्स आप लिख सकते हो साई को। अगर फेस डिफरेंस नहीं है तो ई टू दावर जे जीरो कर दो, तो ऑब्वियसली फिर, और के की वैल्यू अगर 1 है तो वापस ई नॉट ही आ जाएगा। अब मैं आपको मेनली एक चीज और बताऊंगा कि देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि फेस डिफरेंस बिटवीन द वेव किस किस कारण की वजह से होता है। बेसिकली जो फेस डिफरेंस है वो दो कारणों की वजह से होगा। एक तो आपने जो डिफरेंस किया है, मतलब हो सकता है यहाँ पे आपने 0 डिग्री का सिग्नल भेजा है और यहाँ पे 60 डिग्री का सिग्नल भेजा है, तो आप आपके कारण जो फेस डिफरेंस आ रहा है वो। दूसरा दूसरा देखिए, जब कभी सिग्नल यहां से टकरा के मान लो यहाँ पे आएगा, या यहाँ से टकरा के यहाँ आएगा, दोनों में बेसिकली पाथ का भी तो अंतर है। देखिए, ये हो सकता है उसको लंबा पड़े, ये हो सकता है छोटा पड़े। आपको ये पता है कि पाथ में ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ रडार में, कि पाथ डिफरेंस होने के वजह से भी एक फेज डिफरेंस आता है। और ये पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा उसको अपन लिखेंगे बीटा डी कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है जो फेस टोटल फेज डिफरेंस का होता है, कि भैया दोनों वेव में जो टोटल फेज डिफरेंस है वो एक करंट फेज डिफरेंस की वजह से है, जो असली में फेज डिफरेंस हो रहा है, और ये है पाथ डिफरेंस जो कि फेज डिफरेंस को पैदा कर रहा है, ठीक है। जहां बीटा, आपको पता होगा कि बीटा को 2 पाई बाई लैम्डा कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि जो अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा कि भैया जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, जो इलेक्ट्रिक, और दूसरे वाला जो एक सिग्नल है उसको आपने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया के साथ, और ई टू दावर जे साई नॉट साई रखा आपने। ये अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। क्यों ना अपन इसको ऐसा कर लें कि इसको हम लोग कॉमन ले लें ई नॉट को, और इसको अपन ऐसा लिख लें के 1 + k e⁻j साई। ये भी हो सकता है, मैथमेटिकली हो सकता है। और मैथमेटिकली इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ई नॉट 1 + e⁻j साई को आप ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। चलिए, अगर मैं k की वैल्यू को अभी 1 भी मान लिया कि भैया चलो, दोनों जो आपका एंटीना है उसमें हम लोग एम्पलीट्यूड सेम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन बस फेस का अंतर है। तो मैं एक काम करता हूँ, e⁻j साई को ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस साई प्लस जे साइन साई। ये तो आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिकली ये ऐसा होता है।
अगर आपको ये पता होगा तो आपको, और ये टोटल ईटी की बात कर रहे हैं अपन, तो ईटी को अगर अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना मैग्नीट्यूड है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप एक काम करिए, इसको मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रियल पार्ट का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, और आपको इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं तो आप इसको निकाल पा जाएंगे, ई नॉट की वैल्यू होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1 होता है, 1 + 1 2 प्लस 2 कॉस साइन, ये वैल्यू आती है ईटी की वैल्यू। इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 2, अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको डायरेक्ट मैं आपको लिख देता हूँ, 2 E0 कॉस साई बाय 2, जिसका मैथ्स अच्छा है वो समझ पा रहा होगा इसको, कि ये हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये चीजें बना रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका सिस्टम, ये जो इक्वेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, 2E0 कॉस साई बाय 2, इसी के बेसिस पे हमारा पूरा ये फेज एरे सिस्टम बना हुआ है। अब देखिए मैं आपको इसका एक, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा बेसिकली कि हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अभी दो एंटीना ले लिए हैं, डी डिस्टेंस अपार्ट है, और आप किसी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो एंटीना डी डिस्टेंस अपार्ट में अगर अपन को कहीं किसी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इस फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए जो साई है, ये जो फेज डिफरेंस है, ये किस पे डिपेंडेंट है। तो इसकी डिपेंडेंसी अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये अल्फा पे डिपेंडेंट है, इसकी डिपेंडेंसी आपको बीटा पे भी पता चलेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको 2 पाई/लैम्डा, अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली आपको लैम्डा पे इसकी डिपेंडेंसी पता चलेगी, और तीसरी डिपेंडेंसी आपको इसकी डी पे पता चलेगी, डिस्टेंस पे। अब देखिए आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में ये है बेसिकली कि एक एंटीना जो है वो आपका रेडिएट करेगा, मान लो ऐसा, ठीक है, ये आपका एक एंटीना का रेडिएशन हो गया, ये दूसरे एंटीना का मान लो रेडिएशन ऐसा कुछ हो गया। लेकिन जो जब दोनों एंटीना एक साथ आप रखोगे ना, आसपास एरे बनाने की कोशिश करोगे डी डिस्टेंस अपार्ट में, तो जो टोटल फेज डिफरेंस आएगा वो आपका किन किन कारणों की वजह से, ये जो बीम है ये रेडिएशन का है, इसका वैल्यू को, मतलब इसका एंगल को चेंज करेगा, इसका फेस को चेंज करेगा। कभी ये ऐसा रख सकता है, कभी ये ऐसा रख सकता है, कभी ये ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा। ये किस पे डिपेंडेंट है, बेसिकली ये 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है, अल्फा बीटा और डी, मतलब अल्फा लैम्डा और डी पे। अल्फा आपके हाथ में है, आपने फेज डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपने 0 डिग्री दिया, यहाँ पे 90 डिग्री दिया, ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसको चेंज करो, आप चाहो तो मत करो चेंज। दूसरा लैम्डा, लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन भी इधर का उधर, उधर का इधर हो रहा है। क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इधर का उधर, उधर का इधर, क्योंकि बेसिकली ये सारा कुछ इफेक्ट किसको कर रहा है, टोटल फेस को कर रहा है, ये फेस को। तो आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टोटल जो रेडिएशन पैटर्न बनता है उस पर। कैसे बनता है मैं अभी आपको जस्ट आगे बता ही रहा हूँ। और तीसरा डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस मतलब एंटीना की दूरी को कम ज्यादा कर लो तो उससे भी आपका फेस में डिफरेंस आता है। तो अभी हम लोगों ने एंटीना एरे में स्टार्ट किया है कि कैसे हम लोग दो एंटीना को आसपास रख के कुछ कुछ पैरामीटर को चेंज करके उसका बीम को, जो ये बीम है एंटीना रेडिएशन का बीम, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली में, मतलब अभी आपको मैं मैथमेटिकली और रेडिएशन पैटर्न से मैं बताऊंगा कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी तक का ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग मैं आपको एक केस बताता हूँ, 2-3 केस बताऊंगा, 3 केस, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके बीम एंगल, पूरा बीम ही अपन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक केस लेता हूँ आपको, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं एक काम करता हूँ, ये जो दो एंटीना था, ये एंटीना और ये एंटीना, इन दोनों का डिस्टेंस को अपन एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको अपन λ/2 रख लेते हैं।
जो भी फ्रीक्वेंसी अपन यूज कर रहे हैं उससे हिसाब से अपन d इक्वल टू लैम्डा बाई 2 रख लेते हैं। और अपन जो अल्फा है जो अपने हाथ में है, अपन इसको 0 और 90 रखें या 0 0 ही रख दें, तो ये जो फेज डिफरेंस है दोनों में वो अपन 0 डिग्री रखते हैं। मतलब कोई भी फेज डिफरेंस अपन क्रिएट नहीं करेंगे। ये दोनों केस अपन अपने हाथ में था, डी अपने हाथ में है, अल्फा अपने हाथ में है। अब देखते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी ये बोला जाता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे ईटी की वैल्यू, वो होता है 2 E0 कॉस साई बाय 2। यही अभी हम लोगों ने जस्ट ये फॉर्मूला डिराइव किया है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे देखते हैं कैसे क्या काम करता है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 E0 कॉस साई, आपको पता है ना साई क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा, और बाय 2 अपन रख देते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है। इसमें अगर अपन एक काम करते हैं, 2 E0 है, ठीक है, कॉस है, अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या, अल्फा आपने इस केस के लिए क्या ले रखा है, 0 डिग्री। तो अपन एक काम करते हैं 0 लेते हैं, प्लस बीटा होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो अपन 2 पाई बाई लैम्डा रख देते हैं बीटा को। और डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है लैम्डा बाय 2, तो हम लोग एक काम करते हैं इसको लैम्डा बाय 2 रख देते हैं और इसको कर देते हैं कॉस थीटा बाय 2। ये वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। अब इसको क्या करते हैं अपन, कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, इससे आपकी वैल्यू आ गई 2 E0 कॉस, ठीक है, ये हो गया आपका पाई कॉस थीटा बाय 2, मतलब पाई बाय 2 कॉस थीटा। ये आपकी वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई, ठीक है। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो आप मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाह रहे हैं। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यू अपन रख के देखते हैं, जैसे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली अब प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैं प्लॉट यहीं पे बना देता हूँ आपको। ये इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 90 डिग्री, इसको 180 डिग्री, इसको 270 डिग्री, और इसको वापस 360 डिग्री। ये प्लॉट जनरली होता है पोलर प्लॉट। अब मैं ये बोलता हूँ कि 0 डिग्री पे या फिर आप 180 डिग्री पे अगर अपन लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो इस फॉर्मूले पे रखते हैं। कॉस 0 आपको पता है ना कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, और कॉस 0 1 मतलब कॉस पाई बाय 2, क्योंकि ये 1 हो गया। कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, बेसिकली 0, तो 0 इंटू 2 इंटू E0 मतलब 0। तो इसका मतलब है कि ईटी की वैल्यू अगर आप चाहे 0 रखो चाहे 180 डिग्री रखो, आपकी ईटी की वैल्यू आएगी 0। मतलब इस वाले एंगल में कोई भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। ओके, तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं थीटा नल पॉइंट वाला वैल्यू। अब मैं इसको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री रख के देखता हूँ। तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 होता है 0, ठीक है। cos 90 0 होता है तो 0 इंटू पाई बाय 2 0, फिर cos 0 मतलब 1, तो वैल्यू आ जाएगी ET इज इक्वल टू 2 इंटू E0। बेसिकली ये होगा इसका मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि इससे आगे तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे 90 डिग्री या 270 डिग्री में इसका मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। अब हम लोग कुछ और वैल्यूज इनके बीच की वैल्यू लेके देखते हैं, क्योंकि हर पॉइंट को अभी लेना जरूरी नहीं है। तो अपन थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री, अगर आप 240 डिग्री ले लो, या फिर अगर आप 360 डिग्री ले लो। इसके बाद अगर आप ईटी की वैल्यू देखोगे तो ईटी की वैल्यू आपको दिखेगी, इसमें अगर आप वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपको ये टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी जस्ट ई मैक्स, जो भी 2 E0 है, बेसिकली 2 E0 बाय √2 इसकी वैल्यू आएगी, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो ई मैक्स की वैल्यू है बाय √2 आपके आएगी। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा हाफ पावर पॉइंट, क्योंकि ये हाफ पावर है बेसिकली। आप समझते होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/√2 है, हमेशा 1/√2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा हाफ। इसीलिए पावर पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होता है। एक सेकेंड होल्ड करना। तो देखिए यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू, इसको हाफ पावर पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको याद होगा ना, पावर होता है E² बाय R,
या आई स्क्वायर आर होता है या वी स्क्वायर बाय आर होता है बेसिकली। तो अल्टीमेटली वोल्टेज कह लो या करंट कह लो, अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम मान लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज का स्क्वायर या फिर आई स्क्वायर आर में आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर वो हमेशा पावर कहलाता है। आपको कभी भी डाउट होगा ये हाफ पावर पॉइंट क्यों कहलाता है, या कभी भी 3 dB बैंडविड्थ होता है, 3 dB बोलते हैं, हमेशा 3 dB 1/√2 कहलाता है। और पावर के टर्म्स में अगर आप करोगे तो कोई भी चीज का स्क्वायर करोगे तो आपको 1/2 मिलेगा, मतलब हाफ पावर। तो बेसिकली ई मैक्स बाय रूट टू आपको मिलेगा 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री पे। मतलब ये जो वैल्यू ई मैक्स की वैल्यू है उसकी हाफ पावर, मतलब यहाँ पे कहीं वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री वगैरह इस पे। तो इसको अगर आप एक एक थीटा पे पॉइंट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली ये जो रेडिएशन पैटर्न है ये कुछ ऐसा बनेगा बेसिकली, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा बनेगा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था इतनी देर से मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि अगर आप एक एंटीना लेते हैं और उसको साथ में डी डिस्टेंस अपार्ट, और वो डी है λ/2, और दोनों में जो अल्फा की वैल्यू अगर आप रखें, फेज डिफरेंस वो 0 रखें, और उसके बाद आप इसको ऑपरेट कराने की कोशिश करें, इसमें करंट बहाने की कोशिश करें, तो इन दोनों को मिला के एक पर्टिकुलर रेडिएशन पैटर्न बनेगा ऐसा और ऐसा। इस रेडिएशन पैटर्न को बोला जाता है ब्रॉड साइड एरे। ठीक है, ब्रॉड साइड एरे। हाँ तो ये होता है आपका ब्रॉड साइड एरे, जिसमें बेसिकली थीटा मैक्स 90 डिग्री पे होता है, और इसका अगर आप थीटा हाफ पावर बीम विड्थ निकालो, बीम विड्थ, तो बेसिकली देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर आप निकालो तो देखिए ये 120 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। तो इन दोनों को अगर आप माइनस कर लो, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपका 60 डिग्री कहलाता है। तो इसका जो बीम विड्थ है हाफ पावर बीम विड्थ, मतलब हाफ पावर क्यों है, क्योंकि हाफ पावर पॉइंट से अपन बीम विड्थ निकाल रहे हैं, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। तो बेसिकली ये जो अपन हाफ वेव डाइपोल वगैरह यूज करते हैं वो एंटीना में वगैरह में आपका ये ऐसा रेडिएशन पैटर्न बनता है। तो ये 8 की आकार में शेप बनता है, ऐसा ऑक्टेट टाइप का। ये आपको फर्स्ट केस मैंने बताया कि अब मैं आपको दूसरा केस बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेंज कहाँ आता है। केस 2 लेते हैं अपन। केस 2 डिस्टेंस सेम रखते हैं λ/2, दोनों एंटीना के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपन λ/2 रखते हैं, लेकिन अब अपन फेस चेंज करने की कोशिश करते हैं। फेस अपन कितना चेंज कर दिया, लेट सपोज चलो 180 डिग्री फेस कर दिया, मैं पूरा ही पूरा उल्टा दिया, जो भी आपका है 180 डिग्री मतलब समझते हैं ना, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट। इतना मैं अगर अपोजिट कर दिया तो क्या डिफरेंस आएगा, अब मैं चेक करता हूँ। तो आपको ये पता है ना कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दो एंटीना के बीच में अगर आपको निकालना है तो होता है 2E0 cos psi/2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें रख के देखते हैं। आपको पता है कि 2E0 cos psi मतलब अल्फा प्लस बीटा डी cos थीटा, ये वैल्यू होती है /2। ये वैल्यू आपको अभी तक पता है। इसमें अगर अपन 2E0 रख लें, कॉस रख लें, अल्फा की वैल्यू आपको पता है ना, ये अल्फा है बेसिकली 180 डिग्री मतलब पाई, और बीटा है 2π/λ इंटू डी, डिस्टेंस कितना है λ/2 ही रखे हैं अपन, और कॉस थीटा रख दिए हैं /2। इसको अपन लैम्डा लैम्डा काटे, 2 काटे, अब अपन वैल्यू आ गया 2E0 cos पाई प्लस पाई cos थीटा/2। तो इसको अपन 2 और इसको अपन 2 लिख सकते हैं बेसिकली। आपको पता है ना cos 90 डिग्री प्लस कुछ एंगल अपन करते हैं तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2E0 आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन π/2 cos थीटा। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जब अपन दोनों एंटीना को अपन λ/2 डिस्टेंस पे रखे हैं, लेकिन फेस अपन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको अपन प्लॉट करके देखते हैं कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री रखूं तो क्या होता है। तो आप इसमें 0 रख के देखिए, cos 0 मतलब 1, तो साइन π/2 हो गया, साइन π/2 मतलब क्या होता है 1,
तो ये 1 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ईटी की वैल्यू आपकी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी, अरे यार, तो ईटी की वैल्यू क्या है अपनी, ईटी की वैल्यू अपन यहाँ रखें, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसमें। तो अगर आप देख सकते हैं 2E0 की वैल्यू हो गई, और जो कि आपकी इससे मैक्सिमम तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए थीटा मैक्स अपन रख देते हैं। और ईटी की वैल्यू अपनी यहाँ पे हो गई क्या, थीटा की वैल्यू अगर अपन इसको चेंज कर दें 90 डिग्री और 120 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री और 270 डिग्री रख दें, 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली वैल्यू रख दें, तो आपको यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करोगे cos 90, आप जानते हैं कि cos 90 क्या होता है, जीरो। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ई टी की वैल्यू आपको आ जाएगी जीरो, मतलब बेसिकली हो गया थीटा नल पॉइंट हो गया इसमें, ठीक है। और तीसरी वैल्यू अगर आपको देखनी है इसमें, तो आप छोटी छोटी वैल्यू रख दो, 60 डिग्री, आप 120 डिग्री रख दो, आप 240 डिग्री रख सकते हो, आप 300 डिग्री रख सकते हो। इसमें अगर आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई मैक्स, जो भी ई मैक्स होगा बाय √2 यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसका मतलब है ये थीटा हाफ पावर पॉइंट है। तो इसका वैल्यू आपको मैं बताता हूँ, इसको अगर प्लॉट किया जाए बेसिकली पोलर प्लॉट पे, तो यहां से यहां अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, इस पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और 60 डिग्री पे ये वैल्यू आएगी मिनिमम, मतलब हाफ पावर पॉइंट, यहाँ पे भी हाफ पावर पॉइंट, यहाँ पे भी हाफ पावर, यहाँ पे भी हाफ पावर। और ये जो 90 डिग्री और 270 डिग्री वाला एंगल होगा, इस पे वो मिनिमम वैल्यू जीरो वैल्यू होगी। तो अब मैं इसको प्लॉट करने जाऊं तो देखिए यहाँ से वैल्यू निकला बेसिकली, और यहाँ से ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आपका यहाँ से आया और यहाँ वैल्यू आ गया। देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा है बेसिकली, ठीक है। इस टाइप के एरे को या इस टाइप के पैटर्न को एंड फायर एरे कहा जाता है, एंड फायर एरे। तो आपको दो एरे याद रखना है, ब्रॉड साइड एरे और एंड फायर एरे। देखिए ये एंड फायर एरे है। तो ये दोनों में मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि देखिए अगर दो एंटीना आपस में रखा हुआ है पास पास, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर अपन सेम भी रख दें और दोनों का अल्फा अगर अपन चेंज कर दें, करंट जो फेज डिफरेंस है, जो करंट का फेज डिफरेंस है, तो आपका ये पैटर्न पहले ऐसा बन रहा था अगर आप अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री रखे थे। जैसे ही आपने अल्फा की वैल्यू चेंज कर दी तो ये पैटर्न ऐसा बनना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हम पैटर्न को चेंज करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये जो बीम निकलता है वो बीम को अपन ऐसा भी करा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी करा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा 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 कुछ भी करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग कंटिन्यूअसली ट्रैक कर सकते हैं, या हम लोग सर्विलियंस के लिए रडार यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को मैकेनिकली एंटीना को गोल 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 घुमाने की जरूरत नहीं है। आप अल्फा की वैल्यू चेंज करते जाइए और आपका बीम इधर कभी ट्रांसमिट करेगा, कभी इधर ट्रांसमिट करेगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ये होता है फेस्ड एरे एंटीना का कॉन्सेप्ट। मतलब अपन फेस को चेंज कराते जाएं एरे ऑफ एंटीना में और अपन इसको यूज करते जाएं। आगे भी बता देता हूँ। देखिए फेस्ड एरे एंटीना में आप लोगों ने जो देखा उसका आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा होगा मैथमेटिकली भी, और आपने एंटीना भी देखा। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्टेज है इसलिए मैं इसको अभी करके नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें एक आप डी की वैल्यू लैम्डा रख लीजिए और अल्फा की वैल्यू 0 रख लीजिए। मतलब देखिए अब मैं तीसरा केस बात कर रहा हूँ। आप एक बार एंटीना आपने रखा था जिसमें आपने डी की वैल्यू λ/2 रखी और अल्फा की वैल्यू 0 रखी। अब आपने क्या किया, डी को सेम रख लिया λ/2 और अल्फा को चेंज कर दिया 180 डिग्री। तो आपको क्या डिफरेंस मिला, आपके सामने है कि आपका एंटीना ऐसा होने के बजाय अब ऐसा होने शुरू हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, अल्फा की वैल्यू सेम रखता हूं और डी को चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे एक आपको मैं केस बोल रहा हूं, अल्फा की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू अगर आप लैम्डा रख दो तब क्या होगा। मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूं, वैसे पैटर्न ऐसा ही बनेगा, लेकिन आपका होमवर्क है कि आप इसको प्लॉट करके देखिए कि बन रहा है कि नहीं। ये बेसिकली ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा।
ये एक फ्लावर टाइप का शेप का बनेगा, ये है आपका थर्ड केस, ऐसा ही बनेगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा आप लोग। इसके बाद अब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताता हूँ जो आपको एग्जाम में लिखने के काम आएगा, क्योंकि ये सारा चीज आप लोग अच्छे से समझ आ गया होगा होपफुली। तो देखिए एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि फेज एरे एंटीना कहाँ यूज होता है। तो ये सर्विलियंस के लिए यूज होगा, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए अगर कोई एंटीना इधर भी स्कैन कर ले रहा है, इधर भी स्कैन कर ले रहा है, इधर भी, तो ऑब्वियसली कोई नजर रखने के लिए जो एंटीना यूज होता है वो यही यूज होना चाहिए। तो सर्विलियंस के लिए, या फिर आप इसको कह लीजिए ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग ऑफ रडार के लिए यूज होता है, ट्रैकिंग रडार। ठीक है, आप इसको सैटेलाइट में यूज करते हैं, एयर डिफेंस रडार में यूज करते हैं, ये सारे चीज आप लोग देख के ही समझ में आ रहा होगा कि अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसका एडवांटेज की बात करूं, और अगर मैं आपको इसका डिसएडवांटेज की बात करूं, तो आपको आंख मूंद के ये समझ में आ जाना चाहिए कि एडवांटेज तो इसका सबसे बड़ा ये है कि अपन को इतना बड़ा जो एंटीना का मैकेनिकल स्ट्रक्चर है उसको हिलाना नहीं पड़ रहा है। आप सिर्फ अल्फा की वैल्यू चेंज करो और फेस को चेंज करते जाओ। तो यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रक्चर को मूव कराना नहीं पड़ता, ये एक सबसे बड़ी एडवांटेजियस चीजें हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शिप वगैरह के लिए एंटीना, मतलब अब मैकेनिकल स्ट्रक्चर को घुमाना नहीं पड़ता, तो शिप वगैरह के लिए बहुत अच्छा यूज होता है, और लॉसेस इसमें कम होते हैं। ठीक है। दूसरी बात डिसएडवांटेज के तरह अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको एंटीना का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको अलग अलग एंटीना को सबको एरे करके बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो होगा ही, और कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एंटीना को जोड़ना पड़ेगा, तो आपका ये कॉस्टली भी हो जाएगा, तो ये कॉस्टली थोड़ा सा कहलाता है। और तीसरा मेंटेनेंस में भी इसको थोड़ा सा टाइम, मतलब काफी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये एक छुटकू पुटकू सा पार्ट था फेज एरे एंटीना का, जो मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट कवर करा लिया।